कितने बजे तक क्लास है? ओ माय गॉड, जैसा आप बोलो बच्चे वैसा ही होगा, पर आप जो बोलोगे वो मैं बताऊंगा। आप बोलोगे सर 2:30 बजे तक पढ़ाओ, मैं आपकी बात मानूंगा ना, आप जो बोलोगे मैं मानूंगा ना। मैं जो बोलूंगा वो तो मान। ये जी कितने बजे तक पढ़ना है? और वो जो हाफ है 2 + ½ 2.5। आप भाई साहब ज्यादा मत बोलो, आपको पता नहीं उसके बारे में। सीएस वालों की एफएन की क्लास है, सीएस वालों की एफएन की क्लास है। नाम बता दो, आप जा रहे हैं मतलब सर या इसको डार्क चॉकलेट खरीदने जाना था इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी मैं चला मुझे कभी कभी क्या वो है चलिए आइए सेक्शन 54 EC। ओ माय गॉड, एक घंटे में 2 सेशन करा, 4 बाकी जो आप 1 घंटे में करा दोगे। 54D होमवर्क है। हाँ 54D होमवर्क है, 2 बच रहे हैं EC और F, और एक 10:30 वो भी करा दूंगा 1 घंटे में। ये देखा अगले 15 मिनट में कैसे खत्म होता है। एक बार जरा 54 EC पर आइए, 10 मिनट का सेक्शन है भाई साहब। कैपिटल गेन, अच्छा जी कैपिटल गेन होगा, क्यों होगा? ट्रांसफर करेंगे। अच्छा जी ट्रांसफर की डेफिनेशन एक बार सेक्शन बताइए मुझे। 2 + 47। क्या चीज बेचा आपने? ओ माय गॉड, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का नाम क्या है? बोलो। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, भी पहले सुन लीजिएगा। आपने जो एसेट ट्रांसफर करा वो क्या बेचे? लैंड एंड बिल्डिंग। और आप खरीदोगे क्या? लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, आप खरीदेंगे बॉन्ड्स। समझ रहे हो? 54 EC कहता है कि अगर आपने एक एसेट बेचा जो कि है लैंड एंड बिल्डिंग, और अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो आप बॉन्ड्स खरीद लीजिए। कौन से सेक्शन में एग्जेम्पशन मिल जाएगी? 54 EC में। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहली चीज कि सर कौन बेच रहा है, आई मीन हु इज एलिजिबल। सबसे पहला पॉइंट, द एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय एनी एसेट। ओ माय गॉड, यानी कि पहले के सेक्शन में 54 में कौन बेच रहा था? एलिजिबल कौन था? इंडिविजुअल एचयूएफ। और 54B इंडिविजुअल और एचयूएफ। लेकिन 54 EC एनी एसएससी, कंपनी फर्म सबके लिए। जो एसेट आपने बेचा है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म। और एसेट का नाम क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बेचा किसने? एनईएसएसी। The SSC has अच्छा कंडीशन है, like what you have to do to claim exemption within a period of how much time period? After the date of such transfer, जब भी तुमने बेचा 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है। और आप क्या परचेस कर लीजिए? स्पेसिफाइड एसेट्स। स्पेसिफाइड एसेट्स का मतलब है जी IRFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NHAI। बॉन्ड्स के नाम हमें याद करने पड़ेंगे, पर मुद्दे की बात ये होगा, आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची, आपने बोला एग्जेम्पशन चाहिए, तो आपके 2 रास्ते हैं। आप चाहे तो 54 में चले जाइए और लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दीजिए और वो कहानी शुरू हो जाएगी। नहीं तो आप बॉन्ड्स खरीद लीजिए। बॉन्ड्स कितने महीने में खरीदने हैं? 6 महीने में। मेरा आपसे सवाल, डू यू थिंक यहाँ पे CGS का पॉइंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई। घर खरीदने में बंदा 50 लॉजिक लगाता है, यार बॉन्ड्स खरीदने तो खरीद, नहीं खरीदने तो मत खरीद। नाम दे रखे 4 बॉन्ड्स, उसमें क्या सोचना है आपको इस चीज में? आइडिया के दिन नहीं किया तो वो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली 31 जुलाई तक अगर आपने बॉन्ड्स परचेज नहीं करे तो कोई CGS का कोई काम नहीं है यहाँ। यानी कि CGS नहीं। आपके दिमाग में आ सकता है सर मैंने ना मार्च में बेचे, तो 6 महीने तो पूरे नहीं हुए, सरकार कह रही है कोई बात नहीं पूरे नहीं हुए तो CGS में नहीं जाएगा, रिटर्न से पहले पहले इन्वेस्ट कर ले अगर 6 महीने बच रहे तो।
इसमें टाइम टेन कुछ नहीं करेगा। टाइम टेक्निकली तो 6 मंथ्स है। अगर आपने मतलब जैसे आईडीआर से बस 1 महीने पहले आपने भेजा तो उसमें आपको एक बार फिर से बोल। जैसे आईडीआर से पहले तक में जो टाइम 6 महीने आप वही कहना चाह रहे ना। बिल्कुल 6 महीने का टाइम पीरियड है, बट आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सपोज करो बच्चे मैंने मार्च में बेचे, तो 6 महीने कब खत्म होंगे? सितंबर। पर रिटर्न तो जुलाई में जाती है, तो क्या मैं ये बोलूंगा सीजीएस में डाल दूं? आंसर इज नो। आपको इस डेट तक ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर यही चीज हमने सितंबर में करी तो फिर 6 महीने मार्च के अंदर अंदर करनी। आईडीआर का भी देखो, नहीं 5 के बाद नहीं है, 6 महीने लिखा है ना आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। बताइए क्लियर है? डिडक्शन कैसे मिलेगी? मान लो आपके कैपिटल गेन्स है 80 लाख के, सुनिएगा ध्यान से। मान लो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 80 लाख के, और आपने इन्वेस्ट कर दिया 80 लाख। मेरा आपसे सवाल, कितने की डिडक्शन मिलेगी? गलत। मैक्सिमम डिडक्शन 50 लाख। 54 ईसी में आप कितना ही इन्वेस्ट कर लीजिए, 5 करोड़ 20 करोड़, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी जी? 50 लाख। मेरा आपसे सवाल, गेन्स है 30 लाख, मैंने इन्वेस्ट करा 30 लाख। अब गेन है इतने का मिलता है। एग्जैक्टली, गेन्स है 30 लाख, मैंने इन्वेस्ट करा 15 लाख। 15 लाख। मुझे बताइए कोई दिक्कत नहीं आता? अच्छा, आपने बॉन्ड्स खरीद लिए तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी? बॉन्ड्स खरीदने पे एग्जेम्पशन मिल जाती है, बोलो ना। यस सर। आपने बॉन्ड्स खरीदे, आपने एग्जेम्पशन ले ली, आपने बॉन्ड्स को बेच दिया। क्या बेच सकते हैं बॉन्ड्स को? बिल्कुल नहीं बेच सकते। कितने टाइम तक नहीं बेच सकते? 5 साल भैया। 5 साल तक लॉक इन पीरियड है बॉन्ड्स का, 5 साल तक नहीं बेचोगे आप। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एसेट होते हैं, इसको गिरवी रख के लोन भी मिल जाता है, ये भी नहीं करोगे आप। कहीं आप सोचो अरे 50 लाख के बॉन्ड्स है मेरे पास, बैंक मुझे लोन दे दो, हो गए सिक्योरिटी, ये देखो मेरे पास बॉन्ड्स है। You neither can mortgage these bonds and take loan, neither you can transfer. अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? कॉस्ट वॉस में से माइनस नहीं होगा। The exemption that is claimed earlier under 54 EC will be taxable in the year in which bonds are sold or converted into money. ये वो वाला पॉइंट नहीं है 54 और 54B वाला कि मैं बोलूं कि ये जो बॉन्ड्स बिक रहे हैं डेफिनेटली कैपिटल एसेट है, मैं कॉस्ट में से माइनस नहीं कर रहा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? Exemption claimed earlier will be taxable in the previous year in which such bonds are sold. बोलो ना बेटे, क्लियर है? बोलिए ना। सर। सर यस सर। ऐसे ही पढ़ लीजिए ना प्लीज, हो गया बस बॉन्ड्स के नाम बताने और खत्म हो गया 54 इस। बना दूं ना नोट्स? नहीं इसका ही स्क्रीनशॉट भेज दो। नहीं नहीं नहीं, बना देते हैं। आइए, और अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। हु इज एलिजिबल? एनी एसएससी, वेरी गुड। What is the original asset? Land and building. Short term capital asset or long term? Oh my God. What is the new asset? Bonds. And you can say notified bonds. और कितने टाइम में आपने परचेज करने हैं इसको? विद इन 6 months। क्या कोई सीजीएस स्कीम एप्लीकेबल है? नॉट एप्लीकेबल। ये जो बॉन्ड्स हैं कैन नॉट बी सोल्ड अप टू 5 years, और कैन नॉट बी सोल्ड, या फिर कह सकता हूं कन्वर्टेड इनटू मनी। बिल्कुल लॉक इन पीरियड है जी। ना तो आप इसको कन्वर्ट कराएंगे मतलब मॉर्गेज करा के लोन ले लेंगे, ना ही आप इसको बेचेंगे। एंड इफ आई से इफ सोल्ड, 54 EC की जो एग्जेम्पशन claimed earlier
54 इसी की जो एग्जेम्पशन थी, जो आपने क्लेम कर लिया पहले, will be taxable as long-term capital gain in the previous year in which bonds are sold. Very, very, very good. सर ये बॉन्ड्स के नाम देखो बेटे, NHAI, हाँ जी, ओह इंग्लिश, NHAI, RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, किसका, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इवन नोट करो, जी सर, लिख लिया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी होता है, PFC, इनके लेने हैं। हाँ जी, ये बॉन्ड्स लेना है। मुझे बताइए, लिख लिया? ओ माय गॉड, मोस्ट इंपोर्टेंट बताओ कौन सा वर्ड मिस हुआ? यस यू, आप बताइए। हाँ यही वाले बॉन्ड्स लेने पर, ऐसे नहीं है जो मर्जी आप बॉन्ड्स खरीद लो। एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा, प्लीज बताइए। एग्जैक्टली, मैक्सिमम देखो बेटे, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। ये इजी इसलिए क्योंकि पहले वाले पॉइंट समझ आ गए ना। चलिए, नोट कर लिया सबने? हाँ, अब क्वेश्चन आ रहे, सॉल्व करिए। आपकी स्क्रीन पे सवाल है? आलोक जी, कर लिया? एक ग्रुप में भेज दो बच्चे, ग्रुप में भेज दो। क्वेश्चन देखिए आप एक बार। हाँ जी, हाँ सॉल्व करिए, हाँ जी सॉल्व करिए। वो दिया नहीं है, बट वो कैरेक्टर होता है, क्लरिकल काम है। आपको क्लरिकल काम पसंद है? सर मेरा एक डाउट है सही है सर, क्रेडिट में ना लॉन्ग पीरियड 5 साल का, ठीक है, मैंने खरीदा पहले साल जीता दूसरा साल जीता और दूसरे साल के इंश्योरेंस मैंने स्लिप किया,
तो फिर इनका छोटी करें प्रीवियस ईयर जिसमें वो ट्रांसफर हुए थे और ये डेट है तो 5 साल मैं प्रीवियस साल में भी तो उसका ये फाइनल करेंगे तो चार्ज लो ये रजिस्ट्रेशन से देख लेना 7.31 चलेगा वो लोन ले रहा है कब सेम पीरियड साल मैंने ये चीज बताई है लोन लेने तो भी तो लॉकिंग पीरियड से खत्म हो जाए सेम state the period for when bond should be ready. You have to hold the bonds up to a period of 5 years from the date of establishment. और what will be the consequences? अगर तुमने 5 साल इसका बेच दिया तो जिस भी दिन तू बेचेगा उस दिन जो तेरे को एक्सेप्शन मिली वो रिसीट वो विड्रॉ हो जाएगी वो टैक्स अगर आप सिक्योरिटी लेके लोन भी ले लोगे 5 साल 5 साल बाद तू 5 साल लोन लियो 5 साल के अंदर ना तू बेचेगा ना ही उसके लिए स्लो ना जी हो गया बच्चों का आराम से देख लो 2-4 मिनट और देख लो एक बार फिर बस बच्चे हमारा 54F है 54F इज हेवी लोन लेते हैं तो पुराने टर्म से टैक्स फिर इस वाले में इसने पूरा 3 लाख पिछले वाले को कोशिश कर रहा है लेकिन पूरा एग्जाम्पशन हमने लिख दिया 3 लाख क्या है दोस्त इसमें बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट 3 लाख तो इसने जितना एग्जाम्पशन मिलता है एग्जैक्टली लेकिन पिछले से पहले तो एक क्वेश्चन किया उसमें हमने कितने की एग्जाम्पशन देना चाहते हो 3 लाख की एग्जाम्पशन नहीं की देना 190 से पहले तो एग्जाम्पशन दिया एग्रीकल्चर वाला तब भी तो उतना ही दिया था तब बल्कि वो तो अनयूटिलाइज्ड वाली बात थी ना एग्जाम्पशन तो जितनी इनकम होगी उससे ज्यादा थोड़ा चला जाऊंगा पॉइंट नंबर डी भी हो गया बच्चों का वगैरह लैंड एंड बिल्डिंग की जगह अगर इसने क्या बेचा होता शेयर्स तो भाई उसके ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है कहिए साथ ही क्लियर है ये साफ है ओ माय गॉड आइए नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 54A आगे लास्ट है हाँ जी 10:37 भी है इसके बाद छोटा है वो बट 54 का टाइम है का आधा घंटा लगेगा मैं थोड़ा सा ऐसे बोलता हूँ पहले आप समझना फिर नोट्स बनवाऊंगा अभी तक आप क्या कर रहे थे ना मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए की बेची और मान लो 70 की कॉस्ट है तो कैपिटल गेन कितने के आता है सो आपको इन्वेस्ट करने को कितना बोला जा रहा था एग्जैक्टली that means to claim 30 rupees exemption सेक्शन में ज्यादा to claim 30 rupees exemption you have to invest how much भाई जितने की एग्जाम्पशन से उतना इन्वेस्ट कर ले भाई लेकिन हम तो ये बात कहाँ कहाँ हुई 54 में हुई 54B में हुई और 54EC में भी यही ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 lakhs या 54 के अंदर था 10 करोड़ ठीक है लेकिन 54F पता है क्या कहता है बच्चे कि आप जो भी चीज बेचोगे मान लो 100 की बेचोगे मान लो उसका इंडेक्स कॉस्ट 70 है एंड योर कैपिटल गेन्स आर 30 टू क्लेम
एग्जेम्पशन ऑफ ₹30 इन्वेस्ट 100। अगर आपको ₹30 की एग्जेम्पशन चाहिए तो आप पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट। ये बात अच्छी है या खराब है? खराब है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, मुझे एग्जेम्पशन अगर 30 की चाहिए तो इन्वेस्ट 30 करता, लेकिन अगर ये 30 की एग्जेम्पशन चाहिए तो मुझे 100। यू हैव टू इन्वेस्ट द सेम कंसिडरेशन टू क्लेम द एग्जेम्पशन ऑफ द कैपिटल। पहले ये बात क्लियर है? इसको लिख दीजिए, सेक्शन 54 है लिखिए। और सबसे पहले ये लॉजिक यहां लिख दीजिए, बड़ा टेक्निकल तरीके से लिखा हुआ, आपको समझ आ रहा है। इसी तरीके से चार्ट बना लीजिएगा। ये बात 54F में है बस ऐसी। अब इसके बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाँ भाई, मतलब क्या चीज बेच रहे हो, कौन बेच रहा है, एवरीथिंग। लेकिन पहले अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के ऊपर जो मॉड्यूलेशन थी वो ओके। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे? इन अदर वर्ड्स, आइए पढ़ते हैं। कितना है इसे फिक्स सेल कंसिडरेशन करेंगे, ये कंसर्न है इसकी 30। नहीं, यहाँ पर थोड़ा ये स्टूडेंट डिपेंड सब क्या बोल रहे हो आप? मतलब एक बार फिर से बोलो। जैसे 100 पे 100 इन्वेस्ट करो तो 30 का मेरे को मिल जाएगा ठीक। अमाउंट बदलेगी तो उसका होगा कि इतनी अमाउंट में इसलिए कम चाहिए। वही है रेशियो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ₹50 इन्वेस्ट करता हूँ तो कितने की एग्जेम्पशन होगी? 15। प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। 30% पे सर मुझे ये सेक्शन में समझना है कि आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो सेल इंश्योरेंस जितने अमाउंट की कर दो। हाँ, पहली चीज तो ये है, आप इतना समझो, ₹100 इन्वेस्ट करने पे कितने की एग्जेम्पशन मिल रही है? 30। तो अगर मैंने ₹70 इन्वेस्ट करा, आई इन्वेस्टेड 70, तो मुझे कितने की मिलेगी? 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70। कितना आ गया? तो ये फॉर्मूला बन गया ना एक। 30% होगा। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या बना? मैंने ऊपर क्या लिखा? कैपिटल गेन्स। नीचे क्या लिखा? सेल कंसिडरेशन। और ऊपर क्या आ गया? अमाउंट। अभी अगर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताता तो कॉम्प्लिकेशन सा लगता है, क्या हो रहा है सर यूनिटरी मेथड चल रहा है उस। आप सर इसलिए क्या मैसेज 30/100 के परसेंटेज निकाल के फिर डायरेक्ट जो भी हाँ, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो। डायरेक्टली 30% करता होगा। हाँ, एक ही बात है। सर अभी नहीं फिर होता ना। बताइए, क्लियर है? अच्छा, अब हम देखते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज हु इज एलिजिबल फॉर 54F? क्या लग रहा है आपको? इंडिविजुअल और बच्चों। क्या बेच रहे हैं बच्चे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। और वो ये कह रहा है नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल, घर नहीं होना चाहिए। घर नहीं होना चाहिए जो बेचा आपने। सर ज्वेलरी बेची है? हाँ, ज्वेलरी बेची है। घर के अलावा कुछ भी बेचा हो। और इसमें बड़ी गहरी बात हो सकती है, रेजिडेंशियल हाउस, कमर्शियल हाउस की बात हो रही है, नहीं हो रही। पर अभी मैं आपका जनरली कह रहा हूँ, घर नहीं बेचा होना चाहिए, क्योंकि अपने में बहुत बड़े लेवल पे एनालिसिस चला जाए। घर के ऊपर घर की कैटेगरीज होती है, रेजिडेंशियल, ज्वेलरी, स्टॉक इन ट्रेड, और वो इतना गहरा नहीं जाना होता। टेक्निकली आप लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं बेच रहे हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, क्या चीज बेची आपने? ज्वेलरी बेची। अब वो क्या बोल रहा है, आपको इन्वेस्ट करना है। से वो छोड़िए, वो सिखा चुका मैं आपको किसमें इन्वेस्ट करना है। खरीदना घर है। आपने बेचा क्या? मान लो ज्वेलरी। और आपको खरीदना क्या है? घर। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं, जैसे हम बना रहे थे नोट्स, ओरिजिनल सबसे पहले एलिजिबिलिटी, इंडिविजुअल और एच। ओरिजिनल एसेट क्या हुआ?
long term capital asset, any asset other than residential, और न्यू एसेट क्या होना चाहिए, RHS रेजिडेंशियल। यही है ना कहानी। आइए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट समझ आ रहा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्लियर। अब जो आपको नया घर खरीदना है, आपने ज्वेलरी बेची, आप एग्जेम्पशन चाहते हो, मुझे बता दो ज्वेलरी बेच के 54 की एग्जेम्पशन ले लोगे क्या? 54 के लिए एलिजिबल ही नहीं हो आप। 54 EC नहीं हो, 54 भी नहीं हो, कौन सा सेक्शन बच गया? ड्यूरेबल। अब आपने बोला सर घर खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, कितने टाइम में घर खरीद रहा आपने? 2 साल। सेम बात लिखी है जी, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लंबी बात। 2 साल आफ्टर 1 year बिफोर, या कंस्ट्रक्शन 3 years। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या आपकी समझ आपको बोल पा रही है क्या यहाँ पे CGS स्कीम होगा? बिल्कुल होगा सर, सारी बातें वही। अगर अभी तक आपने घर ना खरीदा ना परचेज करा तो CGS में डाल दोगे ड्यू डेट तक, और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ऑब्वियसली ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। 54 इसलिए सोचिए बाकी है कर सकते सीजीएस। हाँ जी, 54 इसलिए सोचिए बाकी है सीजीएस है। हाँ जी, अभी खत्म नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा? अगर आपने ये जो नया घर खरीदा, आप कितने साल तक बेच नहीं सकते इसको, 3 साल। और अगर बेच दिया तो दो बातें हो सकती है। एक बार सुनिए, अगर आपने बेचा तो ये जो एसेट है, कह सकते हो, तो वो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। और उसके जब लॉन्ग टर्म होगा तो हमने क्या सीखा था, कॉस्ट में से माइनस, यहाँ नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में भी माइनस यहाँ नहीं होगा। ये एकदम 54 इसी जैसा चलेगा। अगर आपने बेच दिया तो जो एग्जेम्पशन आपको दी थी वो टैक्सेबल हो जाएगी उस साल में, जिस भी साल में आपने बेचा। दिस इज नॉट लाइक 54। 54 के अंदर मैं नए एसेट की कॉस्ट में से माइनस करता था, यहां पर मैं माइनस नहीं कर रहा। आपको भरोसा नहीं है तो बिल्कुल रीड करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटे, रीड करो इसको। शॉर्ट टर्म में 2 साल और लॉन्ग टर्म में 3 साल का डेटा टाइम दिया था। हाँ जी, ये क्या कह रहा है? बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट देखा, अगर 2 years से पहले होगा तो शॉर्ट टर्म यही तो होगा, या तो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म कैसे होगा, 2 साल का टेन्योर होता है ना। तो वो बेसिकली ये कहता है, कैपिटल गेन्स विच आर एग्जेम्प्ट अर्लियर shall be treated as long term capital gain in the previous year in which new asset is। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर बेचा तो जो भी आपको पहले एग्जेम्पशन मिली है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और रही बात जो एसेट बेचा, हो सकता है वो या तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, तो निकाल दीजिए उसके ऊपर कैपिटल गेन। अगर वो 1.5 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म होगा, 2.5 साल में तो लॉन्ग टर्म होगा, तो निकाल दो उसके ऊपर कैपिटल। क्या दिक्कत वाली बात, मुझे बताइए, कोई दिक्कत? तो आपने थोड़ा उसका फॉलो वो तो जो ये एसेट है, कैपिटल गेन एग्जाम नहीं नहीं, ये 54 का कह रहा है, ये कुछ नहीं करना। 54F नहीं है वो, ठीक है। आप नॉर्मल आपको कैपिटल गेन निकाल, मुझे बताइए। लॉन्ग पीरियड के अंदर बेचा, लॉन्ग टर्म है तो जिस साल में बेचा उस साल में उसको एक्सेप्शन को वापस से टैक्स करके देना। ठीक है, मुझे बताइए, क्लियर है? ये अभी तक आपको सारी बातें लग रही होंगी कि सर ये तो सेम है एकदम, लेकिन अब इसमें 2 एड ऑन पॉइंट्स हैं। और वो 2 एड ऑन पॉइंट्स क्या है? सपोज करो कि एक बंदा है, उसने आज ज्वेलरी बेची, ठीक है, एक बंदा उसने आज ज्वेलरी बेची, तो इसको 54F की एग्जेम्पशन लेनी है, तो इसको कह सकता हूं लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना है। कहने का मतलब है रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना है। ए भैया, कैसे लोगे एग्जेम्पशन? कौन सा एसेट खरीदना आप?
residential house. To claim exemption, you have to purchase residential house. इस बंदे के पास ऑलरेडी एक घर है, जिस घर में रह रहा है। आप सोचिए, अपनी बात सोचिए, आपके पास एक घर है और आपने ज्वेलरी बेची और आपको गेन हो गए, तो आप एग्जेम्पशन कैसे लोगे? बाय बाइंग अनदर रेजिडेंशियल हाउस। तो आपके पास एक घर तो था और एक घर और आया। कहने का मतलब है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कायदे से, मिस्टर ए, इसने ज्वेलरी बेची है और इसके पास एक रेजिडेंशियल हाउस है, ऑलरेडी है। क्या इसको 54F की एग्जेम्पशन मिल जाएगी? आंसर इज यस, ही इज अलाउड टू परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस, ही इज अलाउड। सर ये आप क्या बातें बोल रहे हो, मैं आपको भी बता रहा हूं। मिस्टर ए है, उसने ज्वेलरी बेची है एंड ही ऑलरेडी हैज टू रेजिडेंशियल हाउस। आपके पास ऑलरेडी दो घर हैं और अब आप कह रहे हो अरे भाई एग्जेम्पशन के लिए एक घर और खरीद लूं क्या? भाई साहब तुम्हें नहीं, ये एग्जेम्पशन नहीं। तो सरकार क्या कह रही है यार, लोग तो एग्जेम्पशन के चक्कर में प्रॉपर्टी एक ही बंदा खरीदे जा रहा है, हर तीसरे साल में प्रॉपर्टी बेचता, ज्वेलरी बेचता है, फिर घर खरीद लेता है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपने पहले एग्जेम्पशन लिए नहीं ली, एग्जेम्पशन उस बंदे को मिलेगी जिसके नाम पे सिर्फ एक घर होगा। इससे पहले आपके पास एक भी घर नहीं है, सुनिएगा, एक भी घर नहीं, आपने ज्वेलरी बेची, आर यू एलिजिबल फॉर 54 है? यस। आपके पास एक घर है, आपने ज्वेलरी बेची, आर यू एलिजिबल? यस। अगर दो घर, नॉट एलिजिबल। अब पॉइंट नंबर 5 को पढ़िए। सर जिसके घर में हम दो बार कर सकते हैं मुझे। क्योंकि तेरे ने एक बार ज्वेलरी बेची, एक घर आ गया, बस अगली बार भी कर सकता। पर वो ऑलरेडी एक घर है तो तू एक ही बार 54 ले पाएगा जिंदगी में। एग्जैक्ट। यहाँ तक क्लियर है? लास्ट पॉइंट बचे। अभी तक आप ये देख रहे थे कि सर हम एग्जेम्पशन लेने के लिए हमें प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है, बहुत अच्छी बात। तो अगर मैंने ज्वेलरी बेची, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, क्या मैं इस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ? 3 साल का मैंने ज्वेलरी बेची आज, एग्जेम्पशन के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने ले ली। इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कंडीशन है, कितने सालों तक बेच नहीं सकता? 3 साल। ये है। और वो ये कह रहा है कि हाँ ये तो आप बेच नहीं सकते, पर 54 में बोलता है कि तुमने अगर एग्जेम्पशन ले ली ना, तो अब तुम नई प्रॉपर्टी खरीदोगे। समझ आया आपको मतलब है? 3 साल। मेरे कहने का मतलब है, आपने एक बार समझा रहा हूं बस, आपने ज्वेलरी बेची, ऑब्वियस बात है 54 के लिए आप प्रॉपर्टी खरीदोगे। अगर एक भी घर नहीं, एक भी घर नहीं आपके पास, खरीदोगे ना एक घर एग्जेम्पशन के लिए। अब सरकार कह रहे हैं कि भाई एक घर खरीद लिया ना, अब चुपचाप बैठ जाइए। अगर तूने अब एक और घर खरीद लिया किसी भी कारणवश, एग्जेम्पशन खत्म कर दूंगा भाई। देखो सरकार कंडीशन लगा रही थी कि जो नया एसेट खरीदा उसको बेचो नहीं, और सरकार ये भी कह रही है कोई और एसेट और खरीदो नहीं। 3 साल तक। आइए पढ़ते हैं। दी असेसी, लास्ट पॉइंट है, बस खत्म हो गया 54 है। शुड नॉट परचेज, बच्चे परचेज की बात कर रहा हूं, within a period of 2 years after the date of transfer, or construct within a period of 3 years of the original any other residential house other than the new asset। 54 के लिए तो ले लिया, उसके अलावा आप कोई घर नहीं खरीदेंगे 2 साल के अंदर, या फिर कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे 3 साल। अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा आप ही बता दो, लास्ट पॉइंट है। The exemption that is claimed earlier will be taxable as long-term capital gains in the previous year in which new asset is purchased or constructed। कही है साथ, कोई दिक्कत नहीं आता।
एक घर है तो ओरिजिनल से ट्रांसफर के 2 साल तक वो कुछ और नहीं करेगा और 3 साल तक वो कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा बट तूने जैसी एग्जामिशन ली ना, मैं सिंपल पॉइंट लूं, तेरे पास कितने घर है मुझे उससे मतलब नहीं, तेरे को एग्जामिशन मिल गई है 54F, अब तू खरीद मत लियो कोई भी। अगर खरीदा तो एग्जामिशन छीन लूंगा मैं कुछ। सर वो एग्जामिशन की तो खरीदना पड़ेगा ही ना उस वो तो खरीद लिया मैं, और की बात, एग्जामिशन दिया तो खरीदेगा ही। तो पहला रख पहला और दूसरा तीन वो छोड़ अभी, क्योंकि वरना यार आप समझो, यू हैव क्लेम्ड एग्जामिशन, ठीक है वाई, हो सकता है तेरे पास एक भी घर ना हो उस टाइम पर, हो सकता है तेरे पास एक घर हो, फिर भी 54 तो मिलता था, तेरे को मिल गया 54। नाउ यू कैन नॉट परचेज वेदर यू हैव जीरो हाउस अर्लियर, वेदर if you have claimed 54F, you cannot purchase for 3 years, 2 years और construct 3 years, कई साथ फॉरवर्ड कर दिया तो विड्रॉ कर दो एग्जामिशन। तो लेकिन ऊपर पॉइंट लगा था कि एक घर से ज्यादा वो उसके लिए था कि तेरे को एलिजिबल है कि नहीं, जिस दिन की तू आर यू एलिजिबल फॉर 54F, ये वाला है तेरे को मिल चुकी है, बस अब कोई घर मत खरीदियो उसके बाद। 3 साल तक, उसके बाद एग्जैक्ट दोबारा एक उसके करोड़ बाद खरीद लो। लेकिन एक बार और खरीद सकता हूँ बस, 2 ही बार बोला था ना आपने। फॉर एग्जामिशन ना, वो तो फिर तू बेचेगा फिर दोबारा वो वाली चीज। तेरे को एग्जामिशन है तो खरीदता रहे, 6 घर खरीद ले, तेरे को क्या लग रहा है लोगों का 25-25 घर होते हैं लोगों के पास, समझ रहे? तो ऐसा थोड़ा ना है, एग्जामिशन नहीं मिलेगी बस आपको वो वाली चीज। मुझे बताइए कोई दिक्कत? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लास्ट पॉइंट है बेटे, इसके बाद क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, और बस हमारी एग्जामिशन खत्म। छा गए बेटे आप, बहुत ही अच्छे से आप सभी बच्चों ने सुना, वेरी गुड। बस ये लेवल पॉइंट समझा दीजिए मुझे क्या है। वही तो नया घर ले रहा है उसने 10 करोड़ से ऊपर का भाई साहब आपने 15 करोड़ का घर खरीदा है, कॉस्ट 15 ही लूंगा, कॉस्ट में 10 ही लूंगा, 5 को इग्नोर करूंगा और क्या करूंगा? टैक्सेबल है ना टैक्सेबल क्यों होगा? तो बड़ी परसेंट मतलब नो ट्रीटमेंट का मतलब टैक्सेबल तो बताओ, बताइए पहले यहाँ तक क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल, अच्छा वैसे तो हमें लिखना चाहिए पर मेरे हिसाब से भी तुम्हारे दिमाग में है तो हम क्वेश्चन देखेंगे, बट मैं नीचे 10 करोड़ वाली एक बात कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। सेल कंसिडरेशन 18 करोड़, ये किस चीज की है? ज्वेलरी बेची है मैंने, 18 करोड़ की ज्वेलरी बेची है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 करोड़। कैन यू टेल मी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स? Now let me tell you, let me make case number A. Mr. A has 2 residential house. क्या 54F मिलेगा या नहीं मिलेगा? Because he already has. Case number B. Mr. A has 1 residential house. अब आप समझिए, जब मैंने यहाँ यस लिख दिया तो 2 बातें, पहला यस है ना, खरीदे हुए प्रॉपर्टी, बस इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, बेचेगा नहीं। और दूसरी बात, कोई और प्रॉपर्टी खरीदी मत लियो, क्योंकि अगर आपको एग्जामिशन मिल गया तो आप 3 साल तक प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे। अब आप समझ आ गया ना आपको पॉइंट? मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है 54F मिल रहा है, हाँ जी हाँ मिल रहा है, और मिस्टर इन्हें कितना इन्वेस्ट कर दिया? 18 करोड़ से 6 करोड़ के लिए तो 18 करोड़ इन्वेस्ट करना है ना मुझे। अब आप मुझे बताइए द अमाउंट ऑफ एग्जामिशन। बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट 18 करोड़ तो 6 करोड़ मिल जाता है। तो फिर आपने ऊपर वाले पॉइंट से क्या सीखा? क्या मैं तुम्हारा ये 18 करोड़ को 18 करोड़ ले सकता हूं? वो कह रहा है इसको 18 मानूंगा ही नहीं मैं, 10 से ऊपर नहीं जाएगा ये, यही तो बोल रहा है, और यही तो करा था 54 में भी। तो आप मुझे बताइए कितने की एग्जामिशन मिलेगी? देखो भाई, 18 करोड़ इन्वेस्ट करने पे कितने की एग्जामिशन? तो 10 करोड़ इन्वेस्ट करने पे
6/18 इंटू 10 दैट इज 3.33 करोड़। इससे ज्यादा एग्जेम्पशन मिलेगी आप बोलिए, कोई दिक्कत? ऑल क्लियर टिल हियर? यस सर। वेरी वेरी वेरी, क्या लग रहा है अब जो क्वेश्चन आएगा हैंडल कर लोगे आप? यस सर, अपनी बोले अब जो क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट है वो तो हमने डिस्कस सर। देखिए लिखा नहीं आपने साथ साथ में? मैं बोला था साथ साथ लिखने को प्लीज। ओ माय गॉड, अभी लिखते नहीं, अभी फ्लो में ना क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है? और मैं आपको लॉजिक दे देता हूं और आप ही सॉल्व करना, मैं उसके बाद मेरा हो गया बेटे हो गया। एक लॉजिक दे रहा हूं, ठीक है? आप तो आराम से बैठे हो बेटे, मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ आप। लॉजिक सुन लीजिए जरा। एक इंसान ने ज्वेलरी बेची, कितने की बेची सर? बेटे 1 करोड़ की। ओ माय गॉड। और उसकी कॉस्ट कितने की बेटे? 80 लाख की। ओ माय गॉड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? एक बंदा 1 साल में एक ही बार ज्वेलरी बेचेगा क्या? ज्वेलरी 1, ज्वेलरी 2, सेल प्राइस 1 करोड़। अच्छा जी, दोबारा से 1 करोड़ का सेल प्राइस, लेकिन इसकी कॉस्ट 30 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 17। पहले वाली ज्वेलरी के बारे में एक लाइन बोलता हूँ, अगर तुम्हें 20 लाख की एग्जेम्पशन चाहिए ना, 20 लाख, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1 करोड़। So technically the effective percentage is 20. मतलब whatever you invest, you get 20% benefit. क्यों, सही बोल रहा हूँ? और दूसरे वाले, ओ माय गॉड, 70 लाख, 70%। बिकॉज सेकेंड वाले में क्या है, इफ यू इन्वेस्ट 1 करोड़, आपको कितने की एग्जेम्पशन बनेगी? 70। आप क्या करना चाहते हैं? आपने जो प्रॉपर्टी परचेज करी है ना 54F में, ठीक है, आपने जो प्रॉपर्टी परचेज करी है वो आपने परचेज करी है 1.5 करोड़ की। आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है 1.5 करोड़। अब आप मुझे बताओ, आप कौन सी गेम्स को पहले खत्म करना चाहते? एग्जैक्टली क्योंकि वहां पे मेरा 1 रुपया लगा हुआ 70% को एग्जेम्प्ट करता है। क्यों नहीं? इफ आई इन्वेस्ट 1 रुपी, आई गेट द बेनिफिट ऑफ 70%। तो मैं क्या करूंगा, एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी सर? आप एक काम करो ना, 1 करोड़ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाओ। तो मैं क्या दिखाऊंगा कि जी मेरी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक ही है बेटा ये, ठीक है, 1 करोड़ इधर लगा दूंगा एग्जेम्पशन के लिए और बाकी 50 लाख। और ऐसा करने से एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी फाइनल 54F की? यहां पे कितना मिल जाएगा? 70 लाख। और यहां पर तो टोटल एग्जेम्पशन कितनी आ गई? और अगर ये तुम बिना लगाए, बिना दिमाग लगाए करते, और अगर पहले वाले में कर देते, तो पहला 1 करोड़ मुझे कितने की एग्जेम्पशन देता? 20 लाख से और उसके नीचे का 50 लाख 70% देता 35 लाख। 20 + 35 55 लाख में बैठता आपका। तो आपको ये निकाल, अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और 2-3 बार ज्वेलरी बेच दी गई होगी, आपको इफेक्टिव परसेंट निकालना पड़ेगा, देन यू हैव टू एलोकेट योर फंड्स। और अभी मैंने आपको क्या बताया, लॉजिक बताया।
कि मेरा पैसा कहाँ लगना चाहिए, मुझे बता, पहले लॉजिक क्लियर है आपको, बस बेटे आखिरी क्वेश्चन बेटे नमस्ते हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 7.36 में कुछ भी नहीं बोलूंगा, 54 है आपका सारा का सारा खत्म समझिए। मैं करोगे आप कर पाएंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यूं ही जय हार नहीं होती। क्वेश्चन तो जीत भी नहीं होगा। तो आप देखिए मेरी बात करें। तो मैं 100% मारी गई। और फिर बाबा लेवल क्या हो सकता है? अरे आप ये बताओ ये पे रैंडम का नहीं था। हाँ ऐसे कुछ क्या बोल रही है, मैं फोटो देखो कुछ देखो गए देखकर गए देखकर क्या सभी को 50% इंडस्ट्री हो गया है वो yes I want profit sharing ratio even if ये जो टाइम है ना ये क्वेश्चन करने का टाइम, अभी तक मैं मेहनत कर रहा था, आपकी बारी। जो भी बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया मतलब समझो प्रो प्रो। सारे प्रोग्राम अपनी नहीं अभी नीचे वाला भी ये वैसे क्यों आपको प्रो मैक्स जल्दी करिए प्लीज, एक एग्जामिनेशन और करानी है इसके बाद, एक तो और एग्जामिनेशन कराएंगे ना, जैसा आप बोलो। मेरे को सबको बोल रहा हूँ जो जो बच्चे गुस्से से देख रहे हैं मुझे। रिपीट तो है अच्छे बच्चे। सर आप देख मैं सेम टू नहीं बोल रहा हूँ। बाहर पावर इक्वल से 25 करी यार ना आप शुरू करते हो क्या हो गया कि नहीं नहीं पोस्ट में ट्राई आप उठेगी पॉइंट्स के लिए ओ माय गॉड, सॉरी वो किसी बच्चे का इधर निकल सबसे पहले आपका होना चाहिए बेटा, वो तुम ही देना। Heavy तो निकल गया सर, अगर सो पॉसिबल but still capital is sources और है 10-12 लेक्चर अदर्स क्या अगस्त नहीं यार टैक्स प्रोसेस करनी रिवीजन तो जून से ही शुरू करते हैं। मैं और कुछ शॉर्ट्स बना के दूंगी 1 मिनट के अभी पूरी डेली वेट क्या है
तो लड़कियां आप सब देगी मतलब उतने के लाइसेंस के बच्चे उतने तो अलग करो 150 शॉट्स बनाऊंगा बेटे एक इंजीनियरिंग के शॉट्स ना वो देखना ऐसे ही काम बढ़िया तो रोज आएगा सच सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये नहीं हो गया क्वेश्चन कर रहे हो ना तो आप इंडिया का क्वेश्चन तो वैसे नहीं करेंगे ये देखो हो गया एग्जैक्टली ऐसा वो टेस्ट नहीं किया बस भूमि जी का हो रहा है क्वेश्चन सर एक बार हो गया इसकी बार वेरी गुड थैंक यू सर ये कार्ड का गए नहीं तक करना है ये रिस्पांस ये जो दोनों के गेम्स है ये गेम्स जो भी और ये स्टेट कंसीडरेशन you have to invest this much to claim this 87 की exemption ले ली तो देखो 9.5 और 1,37,000 चल रहा है 9.5 तो बेटर तो हमें इमीडिएट को ऐसे नहीं दिख रहा है परसेंटेज में निकला अरे यू गेट 9.23% और ये कितना है तो आप इधर को यूज करो ना पैसा समझ रहे हो? और जो बैलेंस बच जाएगा वो ऊपर करियो पहले तो तेरे को साढ़े तूने टोटल इन्वेस्ट कितना करा जो भी अमाउंट हो रहा होगा पहले वो 9.5 लाख के अंदर जाएगा और फिर ऊपर वाले में बैलेंस से 9,95,000 इन्वेस्ट कर रहे हो ना किसका हो गया हो गया हो गया गुड मुझे वंश आगे से आगे पूरा दिक्कत हो रहा है ये वाला समझ आ गया देखो ये निकल गए यहाँ पे आपसे मुझे एक बात बताइए मैं टोटल फंड्स कितने हैं टोटल फंड इन्वेस्ट कर रहा था 9,95,000 आप प्रॉपर्टी कितने की खरीद रहे हो प्लॉट खरीदा 4,95,000 का और 5 लाख इन्वेस्ट करा था CGS में 9,95,000 अब 9,95,000 कहाँ पहले इस एग्जामिशन को खत्म करूंगा 995 इन्वेस्ट करूंगा एग्जैक्टली तो 9,50 यहाँ लिख दिया था इसमें यहाँ लिख दिया and because you invest 950 you get a benefit of 14.45 तो ये एग्जामिशन आ गया इस एग्जामिशन ये बेटे ऐसी बात नहीं योगिता जी का और है कहीं डाउट है तो बताना तो किसमें किसका हो स्वास्थ्य जी हो गया आपका गुड सर मैंने कुछ को बोलूं तो आप डाउट है तो वहां से हटा कर ठीक है वहां से गेन निकले दोनों का लोग टेबल में बैलेंस मन से हमारा गेन निकला ये है आपको बता रहे परसेंटेज जो मैंने निकाला उसको फॉर्म में तो आपने परसेंटेज आ गई अब जो एग्जेम्पशन का रेट है वो नीचे रहना चाहता है मैं ऊपर अमाउंट 9,95 समथिंग कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं पहले इस एग्जेम्पशन की ज्यादा निकालूं ठीक है तो 995 का एग्जेम्पशन जो को लेना तो पहले मैं तो बेसिकली रेट को तो वैसे मैं निकाला था मतलब ये रेट डिसाइड करा कि तू पहले यहाँ कैसा डालेगा सर रेट बस इसलिए हालांकि ये रेट नहीं भी होता मैं तो भी देख के बता सकता हूँ इस पर एग्जाम में जोड़ेंगे ना ये दोनों सेम होंगे हाँ ठीक है कुछ परसेंटेज आएगा प्रोसेस निकाल रहे परसेंटेज बस इसलिए निकाला था कि परसेंटेज से पहले इसमें बेटर है सर which one gives you better benefit रिजल्ट में लगा पहले नीचे का पूरा करवा दिया 9.5 डाल दिया उसके बाद बचा हुआ ऊपर डाल दिया हाई को ठीक है अगर तेरे पास होता ही 6 लाख सिर्फ तो तू नीचे वाले में डालता सिर्फ एक सर सिर्फ 4.5 को जो आया है सीरियस सर नॉर्मली सर हम्म
फिर इसके नोट्स लिखवा दो। सर एक चीज होता है है जी। कैपिटल बी में जो क्वेश्चन आता है या तो सेपरेट आता है तब तो मतलब इस लेवल का आ सकता है फिर 14 नंबर ये बहुत डिटेल, हाँ फिर 14 नंबर वाला होता है उसमें तो इतना बड़ा बहुत बेसिक है। उसमें वो तेरा शेयर्स का आ जाता है, या एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी दिखा देंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। अच्छा हो गया क्या, मैं आगे बोलूं कुछ? हाँ सर बोल दो पहले तो नोट्स का ये कह रहे हो, ये नोट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, बना दोगे प्लीज नोट्स? ठीक है सर हाँ सर हाँ इसके नोट्स बने हैं जो आपने एक बार पहले तो टाइम पे नोट्स भेजा था वो सारे लिख देंगे ना पहले हाँ वही है, वो उसमें थे ना आई थिंक। एक मिनट रुक जाओ सर लिख देना यार, फिर ना मैंने जो बोलना है ना वो बोल नहीं पाऊंगा मैं। सर मैं तो उसे ही लिख रहा हूँ बस कॉपी आई थिंक 54 है, इसमें भी होगा। सर इसमें नहीं, हाँ वो जो अभी फाइल थी ना, इसमें नहीं है। नहीं, एक बार होता है कि क्लास में चल जाते कहीं कहीं और लिख दिया कुछ है, और बच्चे ने नहीं करना टेक्निकली। सारा करके एक जगह कर देना ना मतलब एक बार यार ये तो आपको क्लास का साथ करना पड़ेगा। हाँ वो दिखा दो। अभी किसी बच्चे ने फोटो खींची थी 54F की? अबे ऑनलाइन क्या होता है पहले जाके तो भाई इसमें आया एडिट कर ऑफ करो फिर वो खाने के वाले को 400 हाँ जी। सबसे पहले इसका ये ले लो, ये लॉजिक जो बनाया था, ये लॉजिक ध्यान है ना क्या बनाया था? जैसे अपना हैंग हो रहा है, मतलब वो फ्लैग है उसको। एक मिनट रुक जाओ। बच्चे जल्दी से इसकी फोटो खींच लेना। यार फिर दोबारा वो ना हो जाए, ऐसी खींचो एक बार फोटो। दिख रहे? जल्दी से खींचना फोटो, ठीक है, नहीं तो दोबारा हैंग हो जाएगा वो। ये वाला तुमने लिख लिया था ना 54 वाला, ये भी ले ले एक बार। ठीक है, और एक ये वाला रुक जाओ, ये जो 10 करोड़ का एनालिसिस करा था। ओके नहीं, सर बहुत ज्यादा हो गया सर हेवी
जैसे 2 घंटा, 2 घंटे का और है, 2 बच्चे हो सवाल। गए क्या? हैवी है, कैपिटल गेन ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, एक अच्छे काम की है, 2 घंटा बाकी है। 54 और 10:37। 10:37 अभी करा देंगे, हमने याद कर दिला दिया। पता लगे ऊपर का पहुंचे भाई ये इससे ज्यादा जरूरी है सर, वो करा दो। सर 2 बज गए वैसे सर भूख लगी है। चाहो तो ओवर पे आ सकते हो क्लास ओवर की बच्चे टीचर बच्चों को बच्चे को सर इसमें अमेंडमेंट वाला को मैं कह रहा हूँ कितनी ज्यादा होगी तब ज्यादा है अमेंडमेंट भाई कल ये आएगा इनमें तो नहीं है ना सर जैसे आप जो कराए हुए एग्जाम्पल वगैरह सब में है। नहीं नहीं, आज अभी जो हुआ है ना, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, वो इंटैक्ट है। इंडेक्सेशन में इंडेक्सेशन तो चेंज होती है। जैसे अभी तो समथिंग वीडियो उठा रही है मतलब ये इंडेक्सेशन के बारे में राघव चड्ढा की वीडियो थी तो ये जो नया आया है अभी भी, अब वही बात तो वो फिल्म में नहीं देख रहे कहाँ पर यही है। चलो अब आप सुन लो सर, आप मुझे ये बताइए, आप सभी बच्चे जिस घर में रहते हो, क्या उस घर को अगर आप बेचोगे तो क्या इंडेक्सेशन है उस पर? वो मतलब क्या अभी तक नहीं करते हुए चलिए पहले ना मैं आपको कुछ बोलता हूँ, जो हमने सीखा हुआ है पहले वो बोल देते हैं। आपको याद है ये डेट बड़ा रेलिवेंस होल्ड कर रही थी कि आप ट्रांसफर कब करते हो, याद है? ये बड़ा रेलिवेंस होल्ड करा इस डेट ने 23/7/24 को, कि अगर तो आप वो 3 एसेट को ट्रांसफर करते हो, याद है वो 3 एसेट 111A वाले? तो 111A के 3 एसेट का नाम बताना है इनको। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इस पे क्या रेट चल रहा था? 15%। और अदर्स पे बहुत अच्छी बात है। फिर यही 3 एसेट पे 112A भी लगता था ना। ये 3 एसेट है ना, देखो ये टेबल बहुत डिटेल्ड बना हुआ है बच्चे, ठीक है? ये बनाते बनाते एडिट हुआ है, वो हुआ है, तो ऐसा नहीं है, मतलब दिमाग लगेगा आपका। तो मैं ये 3 एसेट की बात कर रहा हूं पहले से। और यही 3 एसेट अगर लॉन्ग टर्म हो जाते थे तो 10%, 112A लगता था 10%। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अब 1 लाख। और इसके अलावा अगर है कोई चीज तो 112 में 20%। हालांकि हमने और भी देखे थे अनलिस्टेड सिक्योरिटी, और अगर लिस्टेड वो नहीं है तो 10% या 20%, वो बातें भी कर लूंगा मैं। लेकिन जनरली फ्रेमिंग यही था ये 3 एसेट्स का। मुझे बताइए कोई दिक्कत? ये 3 एसेट अगर शॉर्ट टर्म था तो ये था, और लॉन्ग टर्म है तो ये, और अदर कैटेगरी में लिख दिया। पहले आप मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? हालांकि मुझे, अगर मैं ये 3 एसेट के नीचे चार्ट बना रहा हूं तो मुझे अदर यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए वैसे कायदे से। इफ आई से, तो मुझे, जब मैं सिर्फ 3 एसेट की बात कर रहा हूं तो इसकी तो बात ही नहीं होती, क्योंकि ये 3 एसेट या तो शॉर्ट टर्म होंगे या लॉन्ग टर्म होंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या हो जाएगा? 111A लग जाएगा 15%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10%। यही था ना बच्चे? मुझे बताइए पहले यहां तक कोई दिक्कत? अब आप सुनिए, इसके अलावा अगर अदर एसेट्स हैं, मतलब सर अदर एसेट मतलब, मुझे डेट बताइए, कौन सी डेट बोल रहा हूँ मैं? बिफोर। अदर एसेट का एग्जांपल आप ले लीजिए, ज्वेलरी ले लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग ले लीजिए। तो अगर तो वो शॉर्ट टर्म हुए तो आप मुझे बताएंगे क्या लग जाता था उस पर? स्लैब। और अगर लॉन्ग टर्म होते थे तो पूरा प्रॉपर 112, सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड क्या आपको पहले ये टेबल क्लियर है? पहले यहाँ तक क्लियर? अब आप समझिए, सरकार ने बोल दिया कि हम इंडेक्सेशन
23/7 के बाद से बंद कर। अब आप अमेंडमेंट सुन रहे हैं, आपने काफी क्वेश्चन इसी में ही तो करे हैं आप, ठीक है। पर अब समझिए, सरकार ने बोला इंडेक्सेशन बंद, यानी कि अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हैं, इंडेक्सेशन बंद। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हैं, इंडेक्सेशन बंद। आप मुझे बताइए, क्या ये एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी या नेगेटिव न्यूज रहेगी? क्योंकि वो जो कॉस्ट इन्फ्लेशन होता था उसके पीछे लॉजिक था कि वो खरीदा हुआ पहले का हुआ था, लेकिन अगर उसको मैं आज के टाइम पे ले आऊं तो लॉजिक बैठ रहा था बिल्कुल सही, समझ रहे हो? तो सबसे पहले जब सरकार की पहली लाइन आई, इंडेक्सेशन क्लोज, और इमिडिएटली सरकार ने क्या बोला कि आप ऐसी चिंता मत करिए, अगर हम इंडेक्सेशन क्लोज कर रहे हैं ना, तो आप समझिए हम लोग ये जो 20%, आप अभी चार्ट के अंदर मत जाइए, मैं जनरली रेफर कर रहा हूं, हम आपका टैक्स रेट कितना कर देंगे, 12। तो सरकार की तरफ से था भाई हम गलत थोड़ा है, इंडेक्सेशन हटा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स भी तो कम कर रही हो। वैसे कितना होता है लॉन्ग टर्म पे? 20। प्रॉपर्टी ज्वेलरी से एंगल से सोचिए आप, आम इंसान के एंगल से सोचिए, इंडेक्सेशन क्लोज्ड आया और लिखा गया टैक्स रेट रिड्यूस टू 12.5 फ्रॉम अर्लियर 20। क्लियर है? लेकिन ये बात बहुत ही वेलकम चीज नहीं है। हर एक आम इंसान, जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी है, उनके दिमाग में है कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, ठीक है। और उनको अगर पता लगे कि अब आपकी कॉस्ट वही वही पकड़ी जाएगी, तो ये बहुत अच्छा न्यूज नहीं था, इवन इफ टैक्स रेट रिड्यूस हो रहा है तो सरकार ने बोला हमारी इंटेंशन धोखा देने की नहीं है, आपको दो ऑप्शन दे देते हैं, आप इंडेक्सेशन कर लो तो 20% चलता रहेगा, मत करो तो 12%, 12.5% चलो। गवर्नमेंट ने बोला नाराज मत हो, ये पहले नहीं आया था, ये दोबारा से सरकार ने बोला कि नहीं, ये चीज का पॉजिटिव वाइब नहीं गई, इंडेक्सेशन सीधी बंद कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, हमसे पहले जिन्होंने घर बेच दिए उनके मजे हो गए, उन्होंने इंडेक्स करके बेचा, उनके गेन कम आए, हम आज बेचेंगे तो कॉस्ट तो क्या 1,00,000-2,00,000 रुपए की घर खरीदा था 5 करोड़ का बन गया। सरकार ने बोला हम आपसे ये इंटेंशन नहीं है, तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए, आप सुनिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ सेलिंग लैंड एंड बिल्डिंग, दैट्स इट। ज्वेलरी वूलरी का मत आ जाना इंडेक्सेशन कराने, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग पे करके दिया है भारत देश में बस। यानी कि अगर आप सब इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो और आप क्या बेच रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग, कौन सी डेट के बाद, 23 साल, और आपने खरीदा कब है, ऑब्वियसली पहले 23 साल के बाद खरीदोगे ना और बेचोगे, इंडेक्सेशन नहीं है, धोखा नहीं दिया मैंने आपको, कोई आज से रूल बदल रहा हूं मैं। लोगों को धोखा क्यों लग रहा था, जिन्होंने 20 साल पहले खरीदा हुआ है वो कहेगा हम तो सोचते थे इंडेक्स होएगा। अगर आप आज प्रॉपर्टी खरीदे आज और आगे के 4 साल बाद बेचे, कोई इंडेक्सेशन नहीं है आपके लिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। गवर्नमेंट का मैसेज समझने की कोशिश करिए। जो मार्केट में लोगों को लग रहा था धोखा हुआ कि पहले ऐसा होता था, हमने तो पहले खरीदा था, हाँ तो आज भी है वैसा आपके, लेकिन तू आज प्रॉपर्टी खरीदेगा, आज इंडेक्सेशन की उम्मीद मत लगा लेना मेरे से। लॉ क्लियर है आपके सामने, अब समझ लो मैं क्या चीज कह रहा हूं आप। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेशन किन लोगों के लिए रह गया है, ज्वेलरी पे हट चुका है साहब। सर अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, हम तो तब से इंडेक्स कर रहे हैं, हाँ तो अगर आपने अपनी ज्वेलरी को बेचा होगा इस दिन पे, इस दिन से पहले, तो इंडेक्सेशन है ना। और आपका पेपर का प्रीवियस ईयर है 24-25, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ज्वेलरी कब बिकी है। अगर आपकी ज्वेलरी 23 साल से पहले बिकी है, जून में बिकी है, इंडेक्सेशन बेनिफिट है आपके लिए। और अगर 23 साल के बाद बिकी है, वो भी इंडेक्सेशन। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी है, या आई मीन टू से अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, कौन सी डेट के बाद, 23 साल, तो क्या इंडेक्सेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक्विजिशन पहले की है। और वो दो ऑप्शन में मिलेगा कि मैं आपको दोनों ऑप्शन दे
या तो 12.5 लगा लो या फिर इंडेक्स कर लो। तो मेरे को एक्विजिशन भी देगी, और अगर आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड भी 23/7 के बाद है और बेचा भी 23/7 के बाद है, कोई इंडेक्सेशन नहीं है आपके लिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म भी हो रहा हो। मुझे बताइए, समझ आया? अब आप देखिए कैसे चार्ट में, अगर आप ट्रांसफर करते हैं ऑन और आफ्टर 23 साल, और मैं पहले ये 3 एसेट की बात कर लेता हूं। चलो पहले शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है जैसे ये 3 एसेट, तो इस पे 111 पे रेट क्या हो गया था बेटा? अब अमेंडमेंट की बात चल रही है अब। यानी कि अगर तुम 23 साल के बाद बेचते हो तो 20%, और 23 साल से पहले बेचा होगा तो 15%। शॉर्ट टर्म पे तो सरकार ने कलेक्शन बढ़ाया, और ये बाकियों पे तो स्लैब है, तो टेक्निकली उस पर कोई चेंज। अगर अब मैं अदर एसेट पे आऊं शॉर्ट टर्म के अंदर ही अदर, तो ऑब्वियसली क्या है ये स्लैब यहां ना भी लिखता तो भी वही था। तो समझ रहे हो, शॉर्ट टर्म के अंदर ही तो है। अब आ रहा हूं मैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर जो लैंड एंड बिल्डिंग अगर है उसके ऊपर अलग बात है। लैंड एंड बिल्डिंग और आप क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ, और आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट। और आपने ट्रांसफर कब करा है? हाँ, और अभी हमारे बाय डिफॉल्ट दिमाग में जाता है प्रॉपर्टी तो बहुत पहले ही खरीदी होगी। तो मैं भी वही कह रहा हूं आपको, आपको 2 ऑप्शन दूंगा मैं, या तो इंडेक्स कर लो, इंडेक्स मत करो। वही बात है जो धोखा नहीं दे रहा आपको। आपने ट्रांसफर तो बाद में करी है, ठीक है, और अभी मैं क्या कह रहा हूँ, एक्विजिशन कब की, बहुत पहले की। तो कैसे होगा, सेल कंसिडरेशन, ये क्या लिखा मैंने ऑप्शन 1 क्या, विद इंडेक्सेशन, जो नॉर्मल आपने सीखा, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स रेट कितना लगेगा, 20। और अगर आप चूज करते हैं विदाउट इंडेक्सेशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स थोड़ा कर दूंगा, जो भी लॉन्ग टर्म आएगा कितना लग जाएगा, 9.5। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एक्वायर्ड। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर एक्वायर करी है, डू यू थिंक मैंने आपको धोखा दिया? नहीं, आज के लॉ रिक्वायर कर रहे हैं। मैं किस बात का धोखा नहीं, मैं नहीं दे रहा आपको इंडेक्सेशन का ऑप्शन। और दूसरा क्या है बच्चे, अदर एसेट्स या फिर लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे, आफ्टर ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिफोर वाला हो गया ना। और आफ्टर में सीधी सी बात है, सेल माइनस कॉस्ट, कैपिटल गेन 12.5। आप मुझे बताइए क्या आपको समझ आई सारी, ये अब्सॉर्ब करने में टाइम लगेगा? ऐसा नहीं है आप एकदम से पकड़ लो इस चीज, समझ लो। और अब हम कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में और ऐसे करेंगे जिसमें अब आपका ये टेबल यूज होगा, बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। बस हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग में आपको देखना पड़ता है कि भाई अगर मेरी एक्विजिशन पहले की है तो मेरे पास 2 ऑप्शन, इंडेक्स विदाउट इंडेक्स। बट अगर एक्विजिशन बाद की है तो कोई इंडेक्स। और रही बात ज्वेलरी की, अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं, अगर मैं आज बेचता हूँ ज्वेलरी, क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडेक्सेशन है नहीं, कोई इंडेक्सेशन। लेकिन 23 साल से पहले बेचता तो कहिए, समझ ऑल क्लियर टिल हियर? तो सर जी ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ ये सारा। Oops. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वो जो 111A है और 112 का लिखा है मैंने, ट्रांसफर अगर ऑन और आफ्टर है, 112 वाला नहीं है इसमें, है ना? यार ये अदर ना शॉर्ट टर्म का बना हुआ है, लॉन्ग टर्म के अंदर या तो लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग है ये है, यहाँ पे बना दूं 112। कितना रेट है इस पे, 12.5 हो गए, लेकिन लिमिट कितने की हो गई है, 1.25 लाख। ठीक है, ये ध्यान है ना आपको। और बच्चे आपको एग्जाम में ये अच्छी बात है,
कैपिटल गेन के अंदर जैसे अमेंडमेंट आई हो, सिर्फ रेट्स पे आपके साथ हो सकता है क्वेश्चन का लेवल इजी हो जाए और बस रेट्स में ही मैनिपुलेट करके आपको, एंड बिलीव मी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि समझ आज नहीं होता है सर, क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, अब अमेंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे समझ रहे हो? तो आई थिंक ये भी आप घर जाके नोट करोगे। बहुत सारे काम वेरी 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 गुड। ये एक और चीज बोलनी थी मेरे को, ये जो ऑप्शन रही जो आपने बताया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 था, ये बिल में ही आया था या लोगों के विरोध मतलब विरोध करने के बाद बाद में ओह माय गॉड, कहाँ जाएगा बेटे, एक सेक्शन करा रहा हूँ। नहीं आप मेरी बात नहीं मान सकते, मैं आप बच्चों की तारीफ इतनी घर पे करता हूँ ना, इतने अच्छे बच्चे, मतलब यार प्लेयर्स, ऐसे बातें करता हूँ मैं आपके बारे में, आपके बैच की फोटोज दिखाता हूँ, ये तो कितने अच्छे बच्चे थे, वो पढ़ाई कर रहे हैं देखो। सर आपने वो फोटोज नहीं भेजी ना, तो आपने बारिश में लिए थे हाथ में यहाँ पे। ओह माय गॉड, अभी आशीष सर की ना क्लास चल रही है अभी। सर हमारी भी चलेगी ना, हम सोशल पर वाले यूनिवर्सिटी ऐसे भी मैं एक बार देखता हूँ आशीष सर फ्री हुए नहीं हुए। वो भी सितंबर वालों की था। आशीष सर की क्लास चल रही है। लिया और स्टार्टिंग एक बार पेज नंबर बताना। आपको पता है इट्स नॉट अबाउट दिस सेक्शन, इट्स अबाउट द डिसिप्लिन डेडिकेशन। हर बार मैं आपको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा, ये आपका और देर तक करो स्टैमिना बनेगा। इट्स नॉट अबाउट दैट कि ये सेक्शन कराना जरूरी नहीं, देखने वाली बात ये है कि क्या आप इतने डेडिकेटेड हैं। शामिल चेस के लिए अभी अभी सर साफ सीधी नहीं है मैं इतना अच्छा मोटिवेट करा, आप जैसा बोलो। और नहीं पढ़ना, ठीक है। एक बार बस मैं देख लेता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक बार रीड भी करा एक बार मैं देख लेता हूँ बस, और कुछ कोई बात नहीं। नहीं ओह माय गॉड, नहीं बस आज तो जल्दी फ्री हो गया यार तुम। हाँ तुम ऐसे मतलब 4:30 फ्री होते थे ना मेरे साथ तो, अरे पर फ्री तो जल्दी हो गए ना, मतलब ऐसे ये कह रहा था। टेक्निकली मैं तुम्हें 4:30 तक पढ़ा सकता हूँ, आई हैव द राइट। टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड यार, मिल नहीं रहा है यार, बताओ। पता है बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि ना वही पेपर में आने और मिल नहीं रहा है, पर हम गिव अप नहीं करेंगे बेटे। सर गॉड्स प्लान। सर अब इतनी बातें कर रहे हो ना, दिमाग नहीं चल पा रहा। आ गया मिल गई। ओह माय गॉड, हेडिंग डाल दीजिए। आपको डेरी बहुत नहीं सर आपकी आपके लिए तो आपका और ये सब सर
क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे थे अगर ये सेक्शन नहीं कराया था, आई नहीं नहीं, बहुत ही छोटा सेक्शन है, बिलीव है। कितना छोटा है, 5 मिनट आप टाइमर लगा लीजिए, 2:14 हुआ है, 2:20 पे फ्री कर दूंगा, ठीक है? 2:19 पे कर दूंगा बस। चलिए आइए, आपको ध्यान है बच्चे कि एग्रीकल्चरल लैंड या तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता था या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होता था। बोलो हाँ। हाँ नहीं बोलते, वैसे बड़ों को ना यस बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते। 2-3 साल बड़ा होना है आप चलो ठीक है, 5 साल बड़ा हूँ। हाँ ओम भैया, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड या तो कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता था या फिर अदरवाइज। अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाती है तो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1030। किन हालातों में? अब आप सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी ना बेटे, साल 2000 2004 उस ड्यूरेशन में, तो उनको गुड़गांव हरियाणा के बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स को लेके ऑफिसर्स बनाने, तो ये बहुत प्रोटेस्ट होता था कि फार्मर का लैंड ले लिया, और सरकार पैसा देने को तैयार, समझ लो। सरकार कह रही थी यार इधर डेवलपमेंट होगी, एयरपोर्ट बनना है, आगे डीएलएफ के जेपी ग्रीन्स और ये सब बनने हैं, आपका ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये एरिया हमें दे दो, आप उधर ले लो या हमसे पैसे ले लो आप, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, क्या ये कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है? तो फार्मर्स ने बोला, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट हुआ बट अल्टीमेटली फार्मर्स मान गए। तो आप फार्मर्स ने बोला कि आप अगर ये कंपलसरी एक्विजिशन कर लोगे तो ये तो कैपिटल एसेट और हमने ट्रांसफर करा, आप तो कैपिटल गेन भी लगा दोगे। तो सरकार, तो फार्मर्स ने बोला हमें इसकी एग्जेम्पशन चाहिए, यानी कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे अगर ये कंपलसरी एक्वायर हो रहा है तो हमें एग्जेम्पशन चाहिए। बस उसकी कंडीशन क्या थी कि जो आपकी कॉम्पेंसेशन है ना, वो 1/4/2004 के बाद होनी चाहिए। मैं ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 1037 कहता है, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। 1037 कहता है exemption of capital gains on compensation received on compulsory acquisition। अब सुन लीजिए, आपको नहीं लगेगा, ठीक है? तो कंडीशन क्या थी? ये जो पैसा मिल रहा है वो किसको मिलना चाहिए? इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को। सिर्फ उन लोगों के ही एग्रीकल्चर लैंड को अगर पैसा मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, such agricultural land should be used for agricultural purpose for at least 2 years immediately preceding the date of transfer। सेम वही बात भाई, हो सकता है फर्जी फार्मर हो आप, कितने सारे एकर्स ऑफ लैंड में हो सकता है जबरदस्ती कोई कह रहा है हमारे लिए फार्मिंग का काम है, और ये नहीं भाई, पहले आप हमें प्रूव करके दिखाओ कि आप इसको 2 साल से यूज कर रहे थे, ठीक है? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बोलता हूं, बस बात इतनी सी है, छोटी सी बात और रह गई है, समझिएगा। मैंने डेट क्या बोली थी आपको? 1/4/2004। मान लो ये 2003-2004 है और ये 2004-2005 है, तो ये क्या हो गया? 1/4/2004। मैंने, फार्मर ने इस दिन ट्रांसफर कर दिया, मतलब मान लो एक फार्मर है और उसने ट्रांसफर कर दिया इस दिन, और किसको कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से दिन करा बच्चे? मान लो ये 10/5/2003। कहने से अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन होगा, ठीक है? सरकार कहती है कि जो भी, मेरे को ट्रांसफर का ईयर नहीं देखना, ट्रांसफर कौन से साल में हुआ? 3-4 में। अगर इस बंदे को कॉम्पेंसेशन यहीं की यहीं मिल गई ना,
तो एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये सारा का सारा चैनल चलाया कब से था टेक्निकली, एक चैनल बीच बीच में भी बोले होंगे किसी ने। तो मुद्दे की बात कर रहा हूं, आपने ट्रांसफर कब किया मुझे बताइए, 10/5/2003, और आपको जो कॉम्पेंसेशन है वो मिली 10/8/2004। आप मुझे बताइए, इज द कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड आफ्टर 1/4/2004? यही है, इफ द कॉम्पेंसेशन इज आफ्टर 1/4/2004, 1/4 के बाद जो जो सरकार ने जिन लोगों को पैसे दिए थे उन्होंने बोला आपके कैपिटल गेन सारे के सारे एक्सेप्ट। अगर ये कॉम्पेंसेशन पहले मिल गई होती, मान लो इस दिन ट्रांसफर हुआ, कितने की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है जी, 2 करोड़ की, कॉम्पेंसेशन यहां मिल रहा है 2 करोड़, बहुत अच्छी बात। टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। मैं दोबारा से लाइन बोलता हूं, एनी इफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर इज नॉट रेलिवेंट, ट्रांसफर 1/4 से पहले हो रहा है, मुझे देखना ही नहीं है ट्रांसफर कब हो रहा है, मुझे क्या देखना है, कॉम्पेंसेशन कब रिसीव। इफ द कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2004, द कैपिटल गेन्स आर एक्सेप्ट। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, एक दो बातें। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज नॉट रेलिवेंट, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2004, आप मुझे बताइए टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। अब एक दिमाग चल सकता है आपका, सर अगर मुझे 1 करोड़ यहां मिल गया होता और 1 करोड़ यहां मिल गया होता तो टैक्सेबल हो जाता भाई, टैक्सेबल हो जाता। एग्जैक्टली, आपको सारी की सारी कॉम्पेंसेशन बाद में मिली, अगर पहले से आपको मिलनी स्टार्ट हो गई तो टैक्सेबल हो। यहां तक क्लियर है? पहले आखिरी बात बोलूंगा बस, आपको आपने कंपलसरी में पढ़ा था, फार्मर ने बोला चलो ठीक है 2 करोड़ तो दे दिया आपने, पर हम आपको केस करेंगे, हमें 2 करोड़ रुपए और चाहिए, एनहांस कॉम्पनसेशन याद करिए। और आपको आगे के कुछ सालों के बाद एनहांस कॉम्पनसेशन मिल रही है 3 करोड़ और, इसका ओरिजिनल से कोई लेना देना नहीं। तो ये नहीं बोलूंगा मैं यहां पर एक मिला तो अरे टैक्सेबल ना, क्या मैं कह सकता हूं दिस कॉम्पनसेशन इज आफ्टर 1/4/2004, तो सारा का सारा। कहने का मतलब ये है, अब अगर मैं समराइज करूं, खत्म हो गया 1037। 1037 कहता था कि जो भी आपको कैपिटल गेन्स हो रहे ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, किस चीज के ट्रांसफर पे, अर्बन एग्रीकल्चर, वो सारा एग्जेम्प्ट कर देंगे हम आपका। बस कंडीशन एक है, आपका वो लैंड कितने साल यूज होना चाहिए था, 2 साल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। दूसरा, कॉम्पेंसेशन शुड बी रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2004। ट्रांसफर कभी भी हो, ट्रांसफर 6 साल पहले आप सरकार आपसे जब्त कर चुकी है, लेकिन कॉम्पेंसेशन 1/4/4 के बाद है तो एग्जेम्प्ट कर दूंगा। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड बिफोर एंड पार्ट ऑफ द कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड आफ्टर, exemption will not be given, but for enhanced compensation exemption will be given, condition if it is received after 1/4/2000 का ये सब क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नोट्स के साथ इसको अच्छे से बनवा दूंगा, ठीक है। हमारा एग्जेम्पशन सारा का सारा खत्म है। नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश रहेगी बच्चे की कैपिटल गेन हमारा 1.5 से 2 घंटे का होगी कैपिटल गेन बचा। चलिए, तो इतना रखते हैं सर जी, और थैंक यू वेरी मच, आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई, वेरी गुड। सिर्फ 3 बच्चे ऑनलाइन, दिव्या जी, जोएब जी, वेल डन। आई होप यू आर टेकिंग द क्लास।